गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है इंडियाज़ टोटल फर्टिलिटी रेट। टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक रीसेंट स्टडी लैंसेट की ग्लोबल फर्टिलिटी रेट्स पर जो है वो आई है, और उसमें जो है दिखाया गया है कि इंडिया का टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो फॉल होना शुरू हो चुका है। तो टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है? एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो एक वुमेन हो करेगी ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम, उसको हम जो है फर्टिलिटी रेट कहते हैं। और ये एक तरह से डेमोग्राफिक और सोशो इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक होता है। तो टोटल फर्टिलिटी रेट कैसे निकाला जाता है? तो हर एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट को जो सम होता है उसको जब 5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो टोटल फर्टिलिटी रेट आ जाता है। तो अगर हम हाइलाइट्स देखें स्टडी की, तो ग्लोबली देखा जा रहा है कि 155 आउट ऑफ 204 कंट्रीज़ जो हैं 2050 तक जो है वो बिलो रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी पर पहुंच जाएंगी। रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी क्या होता है? मतलब जितने लोग मर रहे हैं उतने पैदा जो है हुए, अगर उतने ही लोग पैदा हों तो मतलब पॉपुलेशन जो है वो रिप्लेस होती जा रही है। अगर उससे कम पैदा हो रहे हैं तो ऑफ कोर्स मतलब पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है ना। तो 76% ऑफ द वर्ल्ड जो है वो रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी से बिलो रहेगा, मतलब पॉपुलेशन डिक्लाइन देखने को मिलेगा हमें 2050 के बाद। और नंबर ऑफ कंट्रीज़ और टेरिटरीज़ जो कि 97% तक पहुंच जाएंगी बिलो रिप्लेसमेंट लेवल पर, वो 2021 साल 2100 के बाद से हमें देखने को मिलेगा। पॉपुलेशन श्रिंक हो जाएगी अगर लो फर्टिलिटी रेट को जो है वो ऑफसेट नहीं किया गया एथिकल या इफेक्टिव इमिग्रेशन से। इंडिया में जो है TFR 6.18 था 1950 में, 1980 में 4.6 हुआ, और अब जो है वो TFR 1.91 पहुंचा है, मतलब जितने लोग जो रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी से नीचे है। रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी के लिए 2.1 चाहिए होता है हमें, ठीक है। तो मतलब हमारी भी पॉपुलेशन डिक्लाइन जो है वो शुरू होने लगा है। लाइव बर्थ अगर हम देखें इंडिया में तो 1.6 करोड़ लाइव बर्थ थे 1950 में, 2.2 करोड़ पहुंच चुके हैं 2021 में, और ये नंबर कम हो जाएगा 2050 में 1.3 करोड़ हो जाएगा, ठीक है। फर्टिलिटी रेट क्यों नीचे जा रहे हैं इंडिया में? फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स का रिजल्ट है ये, ऑफ कोर्स। मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ रिलेटेड कैश ट्रांसफ़र इंड्यूसमेंट्स दी जा रही हैं गवर्नमेंट द्वारा, लोगों को जो है कन्विंस किया जा रहा है कि 2 से ज़्यादा बच्चे ना किए जाएं। इन्फेंट मोर्टेलिटी जो है वो डिक्लाइन होना शुरू हो चुका है इंडिया में बिकॉज ऑफ सेवरल प्रोग्राम्स और इम्यूनाइजेशन जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा यूनिवर्सल की जा रही है। तो चाइल्ड सर्वाइवल एक तरह से गारंटेड हो चुका है। अब इकोनॉमिक फैक्टर्स जो हैं उसकी वजह से जो है हमें कम देखने को मिलती है पॉपुलेशन ग्रोथ। एल्डरली पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों पर रिलाई नहीं करते हैं, वो अपने खुद की ही सेविंग्स पर, रिटायरमेंट प्लान्स पर या फिर गवर्नमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम्स पर डिपेंडेंट हैं। फीमेल लिटरेसी भी जो है वो भी बढ़ रही है, तो करियर कॉन्शियसनेस, फाइनेंशियल रिटर्न्स, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस की वजह से जो है वुमेन अपने जो है सेकंड चाइल्ड के बाद जो है या सेकंड चाइल्ड करने में जो है वो ऑप्शंस जो एक तरह से रिकन्सिडर करती हैं। लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज क्या हैं? ऑफ कोर्स शेयर ऑफ एल्डरली पॉपुलेशन बढ़ जाएगा अगर हमारी पॉपुलेशन डिक्लाइन होनी शुरू हुई तो, फर्टिलिटी डिक्लाइन होनी शुरू हुई तो। लेबर फोर्स शॉर्टेजेस आएंगी, सोशल इम्बैलेंसेस आएंगे, जेंडर प्रेफरेंसेस जो हैं उसकी वजह से। तो हमें स्कैंडिनेवियन कंट्री से सीखने की ज़रूरत है। अफोर्डेबल चाइल्ड केयर लाना, हेल्थ केयर लाना, लार्ज स्केल मेल एंगेजमेंट इनिशिएटिव्स लेकर आना, बिल्ड ताकि जेंडर इक्विटी बिल्ड की जा सके। विमेन को जो है वो मदरहुड के साथ करियर्स को मैनेज कर सकें, उसके लिए जो है मैन को भी चाहिए कि वो ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है हाउस होल्ड और केयर वर्क में ले, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, कैंपेनिंग इन द नेम ऑफ रिलीजन। ये टॉपिक आपके पॉलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली बीजेपी ने एक कंप्लेंट फाइल की है इलेक्शन कमीशन के में अगेंस्ट ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी जी, बिकॉज ऑफ द वर्ड शक्ति जो उन्होंने कैंपेन में यूज़ किया। तो सेक्शन 123 जो है RP रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का, वो कहता है कि कोई भी कैंडिडेट जो है वो ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, कम्युनिटी या लैंग्वेज जो है वो वोट नहीं मांग सकता, और अगर मांगता है तो वो करप्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस है। तो कैंडिडेट किसी भी तरह से एनमिटी या हेट्रेड जो है वो सिटीजन्स में जो है किसी भी ग्राउंड पर जो है वो नहीं कर सकते इलेक्शंस के समय पर। जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में अगर कोई भी गिल्टी पाया जाता है करप्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस में, तो उसको जो है मैक्सिमम 6 साल तक इलेक्शन लड़ने के लिए रोक लगाई जा सकती है उसके ऊपर। ये सब आता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में भी, जो कि एक सेट ऑफ नॉर्म्स हैं जो कि कंसेंसस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज से एमर्ज हुए हैं। कोई स्टेचुटरी बैकिंग तो नहीं है, ठीक है।
जब ये कोई भी पार्टी या कैंडिडेट जो है वो इन अगर एक्टिविटीज़ में जिससे कि म्यूचुअल हेट्रेड बढ़ रही है या टेंशन्स हो रही हैं डिफरेंट कास्ट कम्युनिटीज़ या रिलीजियस या लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज़ में, तो वो जो है नहीं किया जा सकता मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर। ठीक है, कोई भी जो है वोट कास्ट कम्युनल फीलिंग्स पर जो है वो नहीं मांगी जा सकती। ओके, तो अगर हम हिस्ट्री देखें तो बिफोर 1961 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट जो है वो कहता था कि सिस्टमेटिक अपील जो है वो नहीं की जा सकती ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और कम्युनिटी, और वो एक करप्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस होगा। लेकिन 61 के बाद जो है वो सिस्टमिक वर्ड भी हटा दिया गया और कहा कि कोई इवन स्ट्रे अपील भी अगर करता है वो भी करप्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस होगा। ठीक है, तो ईसीआई ने इलेक्शन कमीशन ने कई ओकेजन्स पर ऐसे लीडर्स को बार किया है कैंपेन करने से जो इस पर्टिकुलर रूल को वायलेट करते थे। सुप्रीम कोर्ट ने भी 4-3 की मेजॉरिटी जजमेंट में जो है वो रूल किया कि कैंडिडेट्स जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ अपने ही रिलीजन ही नहीं बल्कि वोटर के रिलीजन पर भी जो है वो के बेसिस पर भी जो है वोट नहीं मांग सकते। तो मेजॉरिटी व्यू भी जो है वो यही कहता है सुप्रीम कोर्ट में कि इलेक्शंस जो है वो एक सेकुलर एक्सरसाइज है, रिलीजन जो है वो एक पर्सनल फेथ का मैटर है, तो ऑफ कोर्स रिलीजन के नाम पर वोट नहीं मांगी जा सकती। तो वे फॉरवर्ड यही है कि लेजिटिमेट कंसर्न्स ऑफ सिटीजन्स को उठाने चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स द्वारा, रादर दैन ये सेकुलर जो है क्रेडेंशियल्स को ख़राब करने के लिए रिलीजियस अगर आप शब्दों का इस्तेमाल करते हो, रिलीजियस वोट्स मांगते हो, तो उससे जो एक्चुअल ग्रीवेंसेस हैं सिटीजन्स की वो पीछे चली जाती हैं। ठीक है, रिलीजियस लीडर्स को भी चाहिए कि वो किसी भी कैंडिडेट को एंडोर्स ना करें। सुप्रीम कोर्ट्स या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी मैकेनिज्म्स डिराइव करने चाहिए ऐसे या डिवाइस करने चाहिए ताकि जो है स्विफ्ट एक्शन लिया जा सके जो कि इस पर्टिकुलर लॉ को वायलेट करते हैं कैंडिडेट्स। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन मैनेजमेंट प्लान। टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इलेक्शंस आपको पता है एक बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है पूरा, तो उसके लिए ही जो है डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन मैनेजमेंट प्लान जो है एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया जाता है लगभग 6 महीने पहले से ही इलेक्शन के होने से। तो इसको टाइम टू टाइम अपडेट भी किया जाता है क्योंकि इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत ही डायनामिक होता है, जैसे जैसे जो है सिचुएशंस आती हैं उसके टाइम उसी के बेसिस पर इसको अपडेट भी किया जाता है। तो बेसिकली एक कोलैबोरेटिव एफर्ट होता है जिसमें इलेक्शन ऑफिशियल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज मिलकर काम करती हैं, रेगुलर इंटरेक्शंस की जाती है पॉलिटिकल पार्टीज़ और मीडिया के द्वारा भी। ठीक है, तो प्लान जो है वो डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल से शुरू होता है, इलेक्टोरल स्ट्रेटजी रखी जाती है कि क्या पॉलिटिकल मैप है, डेमोग्राफिक और इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैटिस्टिक्स क्या हैं, डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेटिव कैसा है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप कैसा है, सोशो इकोनॉमिक फीचर्स कैसे हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो है फिर अवेलेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी ऑफ पोलिंग स्टेशंस को भी जो है के लिए भी डिटेल स्ट्रेटजी बनाई जाती है, रैम्प्स, इलेक्ट्रिसिटी, लाइटिंग, ड्रिंकिंग वाटर, टॉयलेट्स, इंटरनेट कनेक्टिविटी, सब को ध्यान में रखा जाता है। फिर एक क्रिटिकल कॉम्पोनेंट होता है सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन प्लान, मतलब लोगों को सोशल मीडिया के थ्रू, कम्युनिटी या यूथ ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू इवेंट्स ऑर्गेनाइज करके लोगों में जो है वो एक तरह से जागरूकता फैलाई जाए कि वोट करने आए वो। ठीक है, फिर फोर्स डिप्लॉयमेंट प्लान भी जो है वो डिस्कस किया जाता है डिस्ट्रिक्ट पुलिस के साथ। ओके, फिर ईवीएम्स की जो है सिक्योर स्टोरेज और अवेलेबिलिटी देखी जाती है, वीवीपैट मशीन्स जो होती हैं जो कि आपको बता देती हैं ऑफ कोर्स कि वोटर को कि उन्होंने किसको वोट किया है, किस कैंडिडेट को, तो वेरीफाई करने के लिए उन सब की भी जो है स्टोरेज का ध्यान रखना, ये सब डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन मैनेजमेंट प्लान में आता है। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं स्मार्ट मीटर नेशनल प्रोग्राम। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो केरला का केरला जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो है से डिफरेंट एक स्मार्ट मीटर नेशनल प्रोग्राम से डिफरेंट अपना एक स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी मीटर का जो है वो मॉडल लेकर आ रही है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो 3 लाख करोड़ का स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट है उससे ये डिफरेंट होगा। स्मार्ट मीटर क्या होता है? एक स्मार्ट मीटर बेसिकली रिकॉर्ड करता है कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को और ये भी मेजर करता है कि कितना वोल्टेज लेवल है, और ये ही इन्फॉर्मेशन जो है हर 15 मिनट या 1 घंटे में जो है यूटिलिटी प्रोवाइडर जो डिस्कॉम्स होती हैं उनको ट्रांसमिट भी करता रहता है। क्योंकि ये इंटरनेट से कनेक्टेड होता है तो स्मार्ट मीटर्स के थ्रू जो है कंज्यूमर देख सकता है कि उसकी यूसेज कितनी हुई है, और ऑफ कोर्स यूटिलिटी प्रोवाइडर जो है वो भी देख सकते हैं ये चीज़। तो स्मार्ट मीटर नेशनल प्रोग्राम है क्या?
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम है ताकि बिलिंग और कलेक्शन एफिशिएंसी लाई जा सके डिस्कॉम्स द्वारा। तो 25 करोड़ कन्वेंशनल मीटर्स को स्मार्ट मीटर से रिप्लेस किया जाएगा, जो कि एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ने बनाए हैं। तो ये बिल्ड ओन ऑपरेट ट्रांसफ़र मॉडल पर जो है ये रोल आउट किया जाएगा। EESL जो है वो सारा कैपिटल और ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर देखेगा, स्टेट से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। तो EESL जो है वो कॉस्ट ऑफ द मीटर्स की कैसे रिकवर करेगा, एनर्जी सेविंग्स के थ्रू ऑफ कोर्स। तो स्मार्ट मीटर्स जो है वो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी द्वारा जो है गाइडलाइंस पर बनाए गए हैं, और ये इलेक्ट्रिसिटी बिल तो रिड्यूस करने में हेल्प करेंगे ही, और आपको जो कंज्यूमर है वो भी डिसीजन अकॉर्डिंगली ले सकेंगे कि वो किस तरह से जो है कंजम्पशन करना चाहते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, क्योंकि उनके पास सारा डेटा जो है अपने मोबाइल फ़ोन पर जो है वो आता रहेगा। ठीक है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ेगी और पावर डिमांड को भी मैनेज करने में हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ईयूज़ डिजिटल मार्केट्स एक्ट। ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एप्पल और अल्फ़ाबेट के गूगल और मेटा प्लेटफॉर्म जो है उनकी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी ईयू के न्यू डिजिटल मार्केट्स एक्ट के द्वारा। ठीक है, तो डिजिटल मार्केट्स एक्ट क्या है? ईयू का एक लॉ है जो डिजिटल सेक्टर को फेयर और मोर कंटेस्टेबल बनाने के लिए लाया गया है। एक सेफ इंटरनेट बनाने के लिए सिटीजन्स को एम्पावर किया जा रहा है कंज्यूमर प्रोटेक्शंस द्वारा, हाई क्वालिटी डिजिटल सर्विसेज द्वारा। ठीक है, तो डिजिटल मार्केट्स एक्ट जो है वो एक सेट ऑफ क्लियरली डिफाइंड ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया देंगे गेट कीपर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। अब ये गेट कीपर्स कौन है? जो प्लेटफॉर्म सर्विसेज दे रहे हैं। ठीक है, जैसे जो ये सर्च इंजन्स हैं, गूगल, एप्पल या मेटा प्लेटफॉर्म्स, ये सब जो है ये गेट कीपर्स हैं। ठीक है, क्योंकि गेट कीपर्स क्यों रखा गया नाम? क्योंकि ये खुद कोई डेटा जो है वो या फिर खुद कोई जो है वो इन्फॉर्मेशन नहीं बना रहे हैं। ये डेटा जो है लोगों का, उसकी ही जो है कि सिर्फ गेट कीपिंग करते हैं। ठीक है, तो गेट कीपर्स जो हैं उनको कॉम्प्रिहेंसिवली रेगुलेट करने के लिए ये एक्ट लाया गया था। टाइटर रिस्ट्रिक्शंस रखी गई हैं इसमें कि कैसे डिजिटल गेट कीपर्स जो है वो लोगों का डेटा यूज़ कर सकते हैं। मैसेजिंग सर्विसेज और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो है वो कैसे टीम अप करके शेयर कर सकते हैं डेटा यूज़र्स का। ठीक है, तो बहुत सारे और फीचर्स हैं इसमें कि जैसे कि एक आप व्हाट्सएप के थ्रू टेलीग्राम पे भी मैसेजिंग भेज सको, क्रॉस मतलब जो है मैसेजिंग आपको अलाउ की जाए। आपके जो डिवाइसेस में प्री लोडेड एप्लीकेशंस है वो आप खुद उसको अनइंस्टॉल कर सको। और ये जो गेट कीपर्स हैं अपने ही प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की जो है रैंकिंग को हायर नहीं दिखा सकते ऑनलाइन सर्चेज में। ठीक है, ये सब इसके कुछ रूल्स हैं डिजिटल मार्केट्स एक्ट में। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड। ये टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। कर्नाटका गवर्नमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट में मूव हुई है और सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तो ताकि वो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड से जो है वो पैसा ले सकें स्टेट के लिए। तो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड जो है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा मैनेज है, ताकि एमरजेंसी रिस्पांस, रिलीफ और रिहेबिलिटेशन के लिए एक्सपेंसेस जो है वो मीट किए जा सकें। तो ये स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड्स को सप्लीमेंट करने के लिए बनाया गया है NDRF, और ये पब्लिक अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर इसको प्लेस किया गया है एज अ रिजर्व फंड, जो कि इंटरेस्ट नहीं मिलता जिस पर ऑफकोर्स, क्योंकि ये पब्लिक अकाउंट में है तो ऑफकोर्स पार्लियामेंट्री अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। NDRF की गाइडलाइंस कहती हैं कि नेचुरल कैलामिटीज़ जैसे कि साइक्लोन, ड्रॉट, अर्थक्वेक, फायर, फ्लड, सुनामी, हेल स्टॉर्म एटसेट्रा में इसका जो है वो यूज़ किया जा सकता है, और ये इमीडिएट रिलीफ देने के लिए जो है वो पैसा जो है वो यूज़ किया जाता है। ठीक है, इवन मैन मेड डिज़ास्टर जैसे टेररिस्ट अटैक, केमिकल या बायोलॉजिकल डिज़ास्टर्स और न्यूक्लियर डिज़ास्टर्स भी जो है उसमें भी ये पैसा दिया जा सकता है इसमें से। याद रखो, स्टेट जो है उनको एक मेमोरेंडम सबमिट करना होता है, सेक्टर वाइज डैमेजेस बताने पड़ते हैं कि कितना उन्हें पैसा चाहिए। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपने आप से डैमेज की असेसमेंट करती है और फिर एडिशनल फंड्स जो है स्टेट्स को देती हैं। NDRF की अमाउंट जो है वो सिर्फ एमरजेंसी रिस्पांस, रिलीफ और रिहेबिलिटेशन में यूज़ की जा सकती है। ये इसका मतलब नहीं है कि डिज़ास्टर आ गया तो उसकी प्रिपेयर्डनेस के लिए या फिर डिज़ास्टर के बाद जो रिकन्स्ट्रक्शन होती है उसमें NDRF का पैसा नहीं यूज़ किया जा सकता। ठीक है, तो इसको जो है वो एक सेस लगाकर जो है वो NDRF में पैसा डाला जाता है। तो नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है NDMA की, वो डिसीजन देती है कि कौन सा खर्चा किया जाएगा NDRF में से, और CAG जो है हर साल इसका ऑडिट भी करती है। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is India's total fertility rate. This topic is important for your social issues. So as a recent study has been done by Lancet on global fertility rates, and it has projected fall in India's total fertility rate
Okay, so what is total fertility rate? So TFR is basically the average number of children a woman would have during her lifetime if she were to experience the current age specific fertility rates and if she lived from birth until the end of her reproductive life. So TFR is basically a demographic and socioeconomic statistic, and the total fertility rate is the sum of age specific fertility rates for all women multiplied by 5. So what are the global trends in TFR? So researchers have estimated that by 2050 155 out of 204 countries will be below the replacement level of fertility. Number of countries and territories below replacement level is predicted to further increase to 198 by 2100 by the year 2100. This means that in these locations population will shrink unless low fertility can be offset by ethical and effective immigration. So in India, TFR was 6.18 in 1950, and now it has declined to below a replacement fertility level of 2.1. It is now at 1.9, and it is projected to dip further to 1.29 in 2050 and 1.04 in the year 2100. So in India, there were more than 1.6 crore live births in 1950 and over 2.2 crore in 2021. And this number is projected to fall to 1.3 crore in 2050. So what has happened? Why fertility rate is down in India? So because of the family welfare programs, like maternal and child related related cash transfer inducements and convincing people to have no more than two children, these schemes have shown results. Infant mortality has declined substantially because of various maternal and child health related programs and successful immunization. So due to that, child survival has been guaranteed, and hence small families became the norm. So, intergenerational flow of wealth has also reversed. Now, elderly parents are not dependent on their children for financial support. Instead, they depend more on their own savings, retirement plans, and government assistance programs. Women have also become career consciousness. Women have also developed career consciousness, financial returns, and economic independence, which means that they are reconsidering their options of having a second child. So, what are the long term consequences of it? So, the consequences of fertility decline will be that the share of elderly in the population will increase sharply. It will also lead to challenges like labor force shortages, potential social imbalances due to gender preferences. Okay, so that's why we need to learn from Scandinavian countries and ensure affordable childcare, invest in healthcare, and take on large scale male engagement initiatives to build gender equity. For women to be able to manage careers with motherhood, it would be important for men to take greater responsibility for household and care work. So, economic policies also, which stimulate growth and job creation alongside social security and pension reforms, will also be essential in adapting to and mitigating the impacts of declining fertility rates. So the next topic is campaigning in the name of religion. This topic is important for your polity section. So recently BJP has lodged a complaint with the Election Commission of India against a prominent opposition leader for hurting the sentiments of Hindus through the remark on Shakti. So section 123 of the Representation of People Act provides that appeals by a candidate or any other person to vote or refrain from voting on the ground of his or her religion, race, caste, community, or language is a corrupt electoral practice. And this section 123(3)(a) denounces any attempt by a candidate to promote feelings of enmity or hatred among the citizens on ground during elections. So RP Act also says that anyone found guilty of this corrupt electoral practice would be debarred from contesting elections for a maximum period of 6 years. Okay, so what does the model code of conduct say about this? So basically it's a set of norms which have evolved over time with consensus of political parties. There is no statutory backing in MCC, and no party or candidate shall indulge in any activity which may aggravate existing differences or create mutual hatred or cause any tension between different caste, religion, or linguistic communities. So it also provides that there shall be no appeal to caste or communal feelings for securing votes. So before 1961, as per the RP Act, Section 123(3), the RP Act provided that systematic appeal by a candidate on the grounds of religion, race, caste, or community would be a corrupt electoral practice. But after 1961, the word systemic was repealed through an amendment, and which meant that even a stray appeal for the success in elections on ground of one's religion or narrow communal affiliation would be considered as a corrupt electoral practice.
So EC has registered several cases under this particular provision and has barred several readers from campaigning under this law. Okay, so what the Supreme Court has said in this particular context. So in Abhiram Singh versus CD Komachin case of 2017, the seven-judge bench by a majority of 4-3 held that candidates shall not appeal for votes on the basis of not just his or her religion but also that of the voters. So elections to the parliament or state legislatures are a secular exercise, and religion should remain a matter of personal faith. So what is the way forward? Of course, instead of raising issues like religion, caste, community, or language, the political parties and candidates should raise legitimate concerns of citizens, and religious leaders should not throw weight behind the candidates of various parties. And Election Commission of India and courts should devise mechanisms for swift actions against those violating the law in this regard. So the next topic is district election management plan. This topic is important for your governance section. So the conduct of elections have become increasingly complex and multifaceted. So that's why district election management plan is a comprehensive document which uses statistics and analysis to ensure smooth conduct of elections. So what is district election management plan? So as per the ECI, the DEMP is to be prepared at least 6 months before the poll date, and because the process of elections is very complex and dynamic, it can be updated and revised occasionally. So DEMP is a collaborative effort involving election officials, administrative authorities, law enforcement agencies, and it also involves regular interactions with political parties and media. Okay, so this plan starts with a district profile, uh, which is the foundation of any electoral strategy. So it consists of a political map of the constituency, demographic and infrastructure statistics, district administrative setup, and socioeconomic features. So it also details strategies for improving the availability and accessibility of polling stations, and providing essential facilities like ramps, electricity, lighting, etc. A critical component is the systematic voters education and electoral participation plan, which focuses on increasing electoral participation through the use of social media, engaging community and youth organizations, organizing events so as to generate awareness and participation. So, a comprehensive strategy for planning, training, welfare, and deployment of election personnel are also devised. Force deployment plan also needs the coordination with district police. Okay, and apart from that, EVMs and VVPAT. EVMs, you know that they the electronic voting machines, and VVPAT are the machines which are used during election process to verify that the vote polled by a voter goes to the correct candidate. So this plan also necessitates secure storage and availability of EVMs and VVPAT machines also. Okay. So the next topic is smart meter national program. This topic is important for your governance section. So Kerala has moved towards an alternative model for the rollout of smart electricity meters, as against the central government's plan of rupees 3 lakh crore uh, towards smart meters project. So what is a smart meter? It is basically used for recording the consumption of electricity, and it also measures voltage level. It transmits the information every 15 minutes or hour or per hour to utility providers. They are connected with the internet, so that's why these smart meters can communicate information to the consumer about usage and also to the utility provider. So what is smart meter national program? It is aimed to promote the use of smart meters across the country, so as to improve the billing and collection efficiencies. It will replace 25 crore conventional meters with smart meters in India, and this scheme is being implemented by Energy Efficiency Services Limited. This rollout is under the build, own, operate, transfer model, wherein EESL will be undertaking all the capital and operational expenditure with zero upfront investment from states and utilities. EESL will recover the cost of these meters through the monetization of energy savings, and smart meters will be installed as per the guidelines issued by Central Electricity Authority. Uh, for consumers, smart meters would be able to help them in electricity bill saving, and also to help them in tracking their consumption and make decisions accordingly. For utilities, smart meters would be able to provide them with operational efficiency and help in managing the power demand.
So the next topic is EU's Digital Markets Act. This topic is important for your international relations. So Apple, Google, and Meta platforms will be investigated for potential breaches of EU's new Digital Markets Act. So this is EU's law to make the markets in digital sector fair and more contestable. So it aims to create a safer internet, empower citizens, enhance consumer protections, and foster higher quality digital services. To do so, DMA establishes a set of clearly defined objective criteria to identify gatekeepers. Basically, these gatekeepers are large digital platforms which are providing core platform services like online search engines, app stores, messenger services. So they have to comply with the do's and don'ts of the DMA. And DMA is one of the first regulatory tools to comprehensively regulate the gatekeeper power of the largest digital companies. So this law has key features like tighter restrictions on how digital gatekeepers can use people's data, messaging services and social media platforms teaming up and sharing users. For example, what through WhatsApp you would be able to send messages to Telegram, preventing users with the option to uninstall preloaded applications on devices. Gatekeepers cannot rank their own products or services higher than others in online searches. DMA complements, but it does not change the competition rules of EU. Okay, which will continue to apply fully. So the next topic is National Disaster Response Fund. This topic is important for your governance section. So Karnataka government has moved the Supreme Court seeking a direction to the center to release financial assistance from the NDRF to the state. So NDRF is a fund managed by central government to meet the expenses for emergency response, relief and rehabilitation due to any threatening disaster situation or disaster. So it is constituted to supplement the funds of the state disaster response funds. Okay. So it is placed in the public account of the government of India under reserve funds not bearing interest. Since it is placed in public account, that's why there is no need of parliamentary approval to take money out of this fund. So what are the eligibility criteria? So NDRF guidelines state that any natural calamities like cyclones, drought, earthquake, fire, flood, tsunami, etc. It is if it is considered to be severe nature by government of India, and it requires expenditure by a state government in excess of the balances available in the state disaster response fund, then immediate relief assistance from NDRF can be provided. NDRF also covers man-made disasters like terrorist attacks, chemical or biological disasters, nuclear disasters as notified by central government. States are also required to submit a memorandum indicating the sector-wise damage and need for funds. Central government then assesses the damage and it grants the additional funds to states. NDRF amount can be spent only towards meeting the expenses of for emergency response, relief, and rehabilitation. Of course, you cannot use the fund for disaster preparedness, restoration, or reconstruction and mitigation after the disaster has happened already. Okay, so the fund gets money through the levy of a cess on certain items which are chargeable to excise and customs duty and approved annually through the finance bill. So the National Executive Committee of the National Disaster Management Authority takes decisions on the expenses of from NDRF, and the NDRF accounts are audited by CAG every year. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.